हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। तो इस लेक्चर की शुरुआत आज हम एक नए अंदाज में करेंगे। आज हम उन चीज़ों को पढ़ेंगे जिनके लिए यूपीएससी की बहुत रिक्वायरमेंट है या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बहुत रिक्वायरमेंट है। अगर मैं बात करूं तो वो टॉपिक जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसे आप लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के नाम से जानते हो। हिंदी माध्यम के विद्यार्थी उन्हें अक्षांश और देशांतर के माध्यम से जानते हैं, अक्षांश और देशांतर के नाम से जानते हैं। तो ग्लोब जिस किसी स्टूडेंट ने देखा होगा तो उन सभी स्टूडेंट ने अक्षांश और देशांतरीय रेखाओं के बारे में जरूर पढ़ा होगा। जैसा कि अभी मेरे पास में ग्लोब रखा हुआ है, आप लोग सब इस ग्लोब को देख रहे होंगे। ये जो ग्लोब है आप देख रहे हो, रोटेशनल ग्लोब है ये। तो इसमें आपने ये नोटिस करा होगा, जब आपने 6th क्लास में 7th क्लास में अगर किसी ने प्रैक्टिकली नहीं देखा होगा तो एनसीईआरटी में जरूर पढ़ा होगा। विश्व भूगोल, भारत भूगोल, जो भी आपने बुक पढ़ी होगी इसमें जरूर ये टॉपिक आया होगा ग्लोब के बारे में। अब इसमें ग्लोब में आपकी दो तरीके की रेखाएं होती हैं, अक्षांशीय रेखाएं और देशांतरीय रेखाएं। तो इन्हीं के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। हम कुछ रेखाओं के बारे में और डिस्कस करेंगे, जैसे विषुवतीय रेखा हो गया, जो कर्क रेखा हो गया, आपका मकर रेखा हो गया। हम प्रायद्वीप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम अंतरीप क्या होता है, अंतरीप एक शब्द आता है, अंतरीप क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम भारत के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड बहुत मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अगली क्लास में हम इस चैप्टर को बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, जिसको जो अभी चल रहा है भारत का भौगोलिक अवस्थिति जो हमारी चल रही है, भारत का भौगोलिक विस्तार जो हमारा क्लास जो चल रही है, उसको हम अगली क्लास में, मैंने आपसे बताया था कि 3 क्लास में पूरी तरीके से हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तो आज जो हमारी है ये भारत का भौगोलिक विस्तार, इसके ऊपर हमारी पहली क्लास है, तो सॉरी दूसरी क्लास होगी। ठीक है, तो जो हमने पिछली क्लास से खत्म किया था उससे आगे का आज हम कवर करेंगे। और कल जो क्लास होगी उस क्लास के बाद में मतलब उस क्लास में भारत का भौगोलिक अवस्थिति या विस्तार, उसको हम पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। फिर हम अगली जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, भारत का भूगर्भिक संरचना के बारे में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा लेट ना करते हुए, ज़्यादा देरी ना करते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्लोब, ध्यान रखिएगा जितने मेरे भाई हैं, ग्लोब सबने एक ग्लोब के बारे में अवश्य पढ़ा होगा। ग्लोब, जी हाँ, आप सबने ग्लोब के बारे में अवश्य पढ़ा होगा। ग्लोब जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये इसको मान लीजिए कि ये ग्लोब है, ध्यान रखिएगा ये ग्लोब है। अब इसमें आपने 2 तरीके की रेखाएं देखी होंगी। एक रेखाएं तो आपने देखी होंगी ये इस तरीके से, है ना, इस तरीके से आपने रेखाओं को देखा होगा, इस तरीके। मैंने आपको बताया था अगर प्रैक्टिकली चीजों को या पॉइंटों को, कॉन्सेप्ट्स को आप नहीं समझोगे तो फिर आपको बहुत दिक्कतें आएंगी। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था। ये वाटरमेलन जैसा जो स्ट्रक्चर है, ये सबसे अच्छा प्रैक्टिस होती है ग्लोब को समझने के लिए। इस पर एक खड़ी रेखाएं होती हैं और एक रेखाएं होती हैं जिसको हम पड़ी रेखाएं भी बोल सकते हैं। मैं शुद्ध भाषा में नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ प्रैक्टिकल वे में समझने के माध्यम से बता रहा हूं। ये जो मैं अभी खींच रहा हूं इस पर रेखाएं, इस आकृति पर ये रेखाएं, और एक रेखा जो हमारी खड़ी रेखाएं हैं। ठीक है, इस तरीके का कुछ ग्लोब आपको दिखाई दे रहा होगा जो मैंने अभी आपको बताया था। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरीके का ग्लोब, मिलता जुलता ग्लोब का मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करा है। इसके माध्यम से हम समझेंगे कि जो हमारी कर्क रेखा है वो कहाँ है, विषुवतीय रेखा है वो कहाँ है हमारा, है ना, जो भूमध्य रेखा है वो कैसे हम पहचान पाएंगे। उसके बाद में अक्षांशीय रेखाएं क्या होती हैं, देशांतरीय रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है,
तो ये बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आइए भाइयों, ध्यान से समझ लीजिएगा। ये जो मैं अक्षांशीय रेखाएं और देशांतरीय रेखाएं मैं बता रहा हूँ, बड़ी इजी वे में समझाने वाला हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से इन सबको तरीके से समझिएगा। चलिए मैं अब स्टार्ट करता हूँ अपना टॉपिक। देखिए ये मान लीजिए ग्लोब है, ग्लोब की स्टडी हम कर रहे हैं। आपने इसमें दो चीज नोटिस करी होंगी। सबसे पहली चीज तो ये कि ये वाली जो रेखा है जिनको हम खड़ी रेखाएं बोल रहे हैं, मैं इनको नंबर से डिनोट कर देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7। ये रेखाएं, अगर इन रेखाओं पे अगर आप अपनी दृष्टि को डालेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये जो रेखाएं हैं, जो पड़ी हुई रेखाएं हैं, जो लेटी हुई रेखाएं हैं, वो रेखा जिनको मैंने 1 2 3 4 5 6 और 7 नंबर दिया है, ये रेखाओं जैसे जैसे ये रेखाएं जा रही हैं तो इनके बीच में समान दूरी है, ठीक है। और ये एक रेखा किसी भी पॉइंट पे दूसरी रेखा से नहीं मिलती है। समझ में आ रहा है? फिर सुनिएगा, ये जो पड़ी हुई रेखाएं हैं, इनमें आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि कोई भी एक रेखा किसी दूसरी रेखा के किसी पॉइंट से नहीं मिल रही है। और दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि ये वाली जो रेखाएं हैं जिनको हम खड़ी रेखाएं बोल रहे हैं, ऐसे नंबर 1, नंबर 2, 3 और नंबर 4, जो भी है मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। इस तरीके से मैंने इनको नंबरिंग की है, ठीक है जी। समझने के तौर पे ध्यान से समझिएगा भैया, क्योंकि नहीं समझोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। अक्षांश और देशांतरीय रेखा भूगोल का स्टार्ट करने से पहले सबसे इजी टॉपिक है। ये समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया। चलेंगे आगे, चलेंगे हम। देखिए अब ये जो है हमारा, ये क्या है? दो रेखाएं हैं। हिंदी में बता दूं आपको, एक खड़ी रेखा, खड़ी रेखाएं है ना, और एक होती है पड़ी अथवा लेटी रेखाएं। पड़ी अथवा लेटी रेखाएं, पड़ी अथवा लेटी रेखाएं। समझने के लिए मैं बता रहा हूं, ऐसा कोई नाम नहीं है इसका कि ये खड़ी रेखा बोलते हैं, पड़ी रेखा बोलते हैं। सिर्फ ये नाम है समझने के लिए, ठीक है। जो किसी ग्लोब पर खड़ी रेखाएं हैं, उन रेखाओं को हम बोलते हैं देशांतरीय रेखाएं। ध्यान रखिएगा भैया, खड़ी रेखाओं को हम बोलते हैं देशांतरीय रेखाएं। देशांतरीय रेखाएं, देशांतरीय रेखाएं, ठीक है। दूसरी जो रेखाएं हैं हमारी, जिनको हमने बताया पड़ी रेखाएं, जो रेखाएं किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे से नहीं मिलती हैं, उनको बोलते हैं हम अक्षांशीय रेखाएं। अक्षांशीय रेखाएं, अक्षांशीय रेखाएं, अक्षांशीय रेखाएं। ध्यान रखिएगा भैया, ठीक है। अक्षांशीय रेखाएं, तो दोनों, अब आपको नाम पता चल गया होगा कि जो खड़ी रेखाएं और पड़ी रेखाएं हैं, इनको वास्तव में हम बोलते क्या हैं। तो भैया जितनी भी आपकी ये वाली रेखाएं हैं, मैं आपको एक, ये वाली जो रेखाएं आप समझ रहे हैं, ये वाली जो रेखाएं हैं, जितनी भी आपकी पड़ी रेखाएं हैं, जो आपको दिख रहा है एक बिंदु से निकल रही हैं इस तरीके से, तो ध्यान रखिएगा, इसको हम बोलते हैं देशांतरीय रेखाएं, ठीक है। और जितने भी आपकी पड़ी रेखाएं हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 4 जो रेखाएं हैं, इनको बोलते हैं हम अक्षांशीय रेखाएं। समझ में आया? इनको बोलते हैं हम अक्षांशीय रेखाएं। समझ में आया? चलिए अब इसके बारे में हम बताते हैं, अक्षांशीय रेखाओं को समझा कैसे जा सकता है। अक्षांशीय रेखाओं को समझा कैसे जा सकता है। देखिए सबसे पहले मैं बताता हूं आपको अक्षांशीय रेखाएं। ये वाला जो रेखाएं हैं अक्षांशीय रेखाएं। चलिए ग्लोब के माध्यम से अगर मैं आपको बताने का प्रयास करूं, तो ये मेरे पास एक ग्लोब है, ठीक है।
अब आप मेरे हाथ में जो इसका बेस देख रहे हैं उससे अटैच हुआ आप एक स्टील का एक स्केल कर्व टाइप में भी देख रहे होंगे, ठीक है, जो इस ग्लोब पृथ्वी के ऊपर सिरे से लेके नीचे सिरे तक अटैच है। समझ में आ रहा है? और जब आपके पास ग्लोब होगा तो आप ये चीज देखेंगे कि जो ये कर्व वाला जो हमारा स्केल है इस पर कुछ स्केलिंग हो रखी है। जैसे मैं अगर बात करूं तो इसमें एक जो हमारा स्केल है ना, वो है 0 डिग्री अक्षांशीय। आपने पढ़ा होगा 0 डिग्री अक्षांशीय, 0 डिग्री अक्षांशीय, 0 डिग्री अक्षांशीय, अक्षांशीय, 0 डिग्री अक्षांशीय। समझ में आया जी? 0 डिग्री अक्षांशीय रेखाएं। समझ में आना? समझ में आया? चलिए अब मेरी बात सुनिए जी। अब ये जो स्केल है, अब बोलोगे सर ये 0 डिग्री अक्षांशीय क्या है ना, या ये ग्लोब में हम कैसे पता करेंगे और ग्लोब में होती क्यों है? तो देखिए उससे पहले मैं आपको बता दूं, इन सबको समझने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी जो मैंने पिछली क्लास में भी डिस्कस करी थी, जिसका नाम था विषुवतीय रेखाएं। जिसका क्या नाम था भाइयों? विषुवतीय रेखा, विषुवतीय रेखा, विषुवतीय रेखा। तो ध्यान रखिएगा, विषुवतीय रेखा, या फिर हम इसको एक नाम से और जानते हैं जिसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, विषुवतीय रेखा और भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा होती क्या है? ध्यान से सुनिएगा। भूमध्य रेखा वह रेखा होती है, या विषुवतीय रेखा वह रेखा होती है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। किसका? उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं विषुवतीय रेखा, उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। जैसे सपोज समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, ये वाला जो पॉइंट है पृथ्वी का और ये वाला जो पॉइंट है पृथ्वी का, इन दोनों पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो यहां से लेके और जो यहां तक की जो डिस्टेंस है इस वाले पॉइंट तक की, वो मेरे भाई वो मान लीजिए वो है आपकी कितनी? वो है आपकी 9 मीटर या 9 किलोमीटर। सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, ऐसा कोई है नहीं। पृथ्वी की तो लंबाई बहुत ज्यादा है, या फिर पृथ्वी का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की बात करें तो बहुत ज्यादा है। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं भूमध्य रेखा को समझते कैसे हैं। ये मान लीजिए पूरी हमारी पृथ्वी है जो ग्लोब मैंने बनाया हुआ है। इस पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक की जो डिस्टेंस है वो 9 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, वो 9 किलोमीटर है। समझ में आया? अब देखिए, अब 9 का आधा कितना होगा? अब मैं ये बोलूं कि 9 का बिल्कुल आधा कीजिए तो कितना हो जाएगा? 9 का आधा, 9 टूट जाएगा आपके 2 पार्ट में। एक हो जाएगा 4.5 और दूसरा हो जाएगा 4.5। 4.5 और 4.5 9, ठीक है। अब जब मैं ये बोलूंगा कि ये 4.5 आया कैसे, ये 5 क्यों नहीं आया, ये 4 क्यों नहीं आया, ये 6 क्यों नहीं आया, वो 3 क्यों नहीं आया, तो देखिए ऐसा है कि जब इसके मध्य की रेखा खींची गई, जब हमने इसका मध्य पॉइंट निकाला तो उसमें क्या हुआ? 2 आपस में चीजें डिवाइड हो गई। समझ में आ रहा है? समझने के तौर पे ऐसे समझिए इसको कि भूमध्य रेखाएं या विषुवतीय रेखाएं वह रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी को बिल्कुल 2 बराबर समान भागों में बांट देती हैं। उसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखाएं। जैसे इस ग्लोब पे अगर आप देख रहे होंगे, बार बार मैं ग्लोब को दिखा रहा हूं, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है इस ग्लोब से लेके तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देखिए ये पूरी पृथ्वी है जो मैंने अभी आपको बताया। इसको क्या बोलते हैं? इसको ए भी नहीं बोलते, अभी मैं बताऊंगा इसको क्या बोलते हैं। देखिए
ये वाला जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, ठीक है, दोनों पर ये हमारी पृथ्वी अटैच, ये है स्केल बना हुआ है। अब भूमध्य रेखा क्या होगी, अगर आप सब लोग देख रहे होंगे तो मेरे हाथ में जो ग्लोब है इसकी भूमध्य रेखा ये है। एक रेखा इसके ग्लोब के बिल्कुल बीचों बीच डाली गई है जिसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। भूमध्य रेखा दो शब्दों से मिलकर बना है, भू प्लस मध्य, अर्थात भूमि के बीचों बीच खींची गई वह रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है, उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। समझ में आई भाइयों? तो देखिए इस ग्लोब की अर्थात इस पृथ्वी की जो ये भूमध्य रेखा है, ये जो रेखा एक डाली गई है, ये इस पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है, पहला और दूसरा। जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं उत्तरी पार्ट, नॉर्थन हेमिस्फीयर, ध्यान रखिएगा, नॉर्थन हेमिस्फीयर। और जो नीचे वाला भाग है ना, उसको हम बोलते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर, साउथर्न हेमिस्फीयर। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, हिंदी में बताऊं आपको तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, नीचे वाला पार्ट दक्षिणी गोलार्ध। ध्यान रखना भैया, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध दोनों में बहुत फर्क है। ऊपर वाला पार्ट जो पृथ्वी भूमध्य रेखा के द्वारा काटा गया है, बीचों बीच पृथ्वी के ऊपर जो डिवाइड हुआ उसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। इंग्लिश में बोलते हैं ऊपर वाले पार्ट को नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले पार्ट को, दक्षिणी वाले पार्ट को बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ये बड़ा ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थोड़ा सा एक बार के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी की ओर। अक्षांशीय रेखाएं, भूमध्य रेखा ध्यान रखिएगा। कर्क रेखा क्या होती है इसके ऊपर मैं बताऊंगा आपको कर्क रेखा किसे कहते हैं। अभी ग्लोब के बारे में समझिए, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब जो हमारी अक्षांशीय रेखाएं होती हैं, इसका सबसे पहले मैंने बता दिया, सबसे पहले पड़ी हुई रेखाएं होती हैं, अक्षांशीय रेखाएं कहलाती हैं। समझ में आया? भूमध्य रेखा आपको पता ही चल गया। अब देखिए जो पड़ी रेखाएं, ये है जो हमारी ये वाली रेखा, ये वाली रेखाएं अक्षांशीय रेखाएं पृथ्वी पर क्या होती हैं? पड़ी रेखा। चलिए ये समझ में आ गया जी आपको। अब मैं आपको बता रहा था कि 0 डिग्री अक्षांश के बारे में, 0 डिग्री अक्षांश जो मैंने आपको बताया था उसके बारे में। 0 डिग्री अक्षांश हम भूमध्य रेखा को इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि यह पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है, पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? भूमध्य रेखा। 0 डिग्री पर स्थित होती है, 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा पर स्थित होती है। समझ में आ गया सबको? आगे डिस्कस करेंगे जब हम भारत का पार्ट पढ़ेंगे। 23 डिग्री क्या होता है, 66.5 डिग्री क्या होता है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए अब बात आती है दक्षिणी गोलार्ध, सॉरी दक्षिण देशांतरीय रेखाओं की। जो देशांतरीय रेखाएं हैं हमारी, वो कैसे समझेंगे? देशांतरीय रेखाएं किसी भी ग्लोब पर खड़ी रेखाओं को कहा जाता है। देशांतरीय रेखाएं किसी भी ग्लोब पर खड़ी रेखाएं जो होती हैं उनको कहा जाता है। और इन रेखाओं, जब ये रेखाएं अपने अपने गोलार्ध की तरफ जाती हैं, अपने अपने ध्रुवों की तरफ जाती हैं, अब देखिए बात आ गई है समझने वाली बीच में, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, और इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। ठीक है जी,
जैसे जैसे ये खड़ी रेखाएं जो हैं, जो देशांतरीय रेखाएं हैं, जब ये अपने अपने ध्रुवों की तरफ जाती हैं, या ये अपने अपने शब्द नहीं लगाओ, सबसे बढ़िया तरीका है जब देशांतरीय रेखाएं ध्रुवों की ओर बढ़ती हैं, चाहे वो देशांतरीय रेखा है, चाहे वो दक्षिणी ध्रुव है, चाहे वो उत्तरी ध्रुव है, ऐसी रेखाएं जो देशांतर रेखाएं होती हैं, वे रेखाएं जो अपने उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश है ना, या फिर उत्तरी हेमिस्फीयर और दक्षिणी हेमिस्फीयर, गोलार्ध, अक्षांश नहीं बोलेंगे, सॉरी अक्षांश नहीं बोलेंगे, तो दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध, या अपने ध्रुवों की तरफ, अगर मैं बात करूं अपने अपने समझने के लिए है, या फिर सीधे बोलिए ध्रुवों की तरफ बढ़ती हैं। जब देशांतरीय रेखाएं ध्रुवों की तरफ बढ़ती हैं तो उन रेखाओं के बीच की जो डिस्टेंस है, जो दूरियां हैं, वो कम होती जाती है। ध्यान रखिएगा, जब ये रेखाएं ध्रुवों की ओर बढ़ती हैं तो इनके बीच की जो दूरी है वो कम होती जाती है, वो घटती जाती है। समझ में आ रहा है? और अक्षांशीय रेखाओं सर्वत्र समान, उनकी जो दूरी होती है वो सर्वत्र समान होती है, वो हमेशा समान होती है, वो घटती बढ़ती नहीं है। ध्यान रखिएगा, अगर अक्षांशीय रेखा में बात करें तो कोई चेंज नहीं आता इनकी जो डिस्टेंस है एक रेखा से दूसरी रेखा के बीच में, लेकिन देशांतरीय रेखाएं जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगी वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे वो रेखाएं कम होती, उनकी जो बीच की दूरी है वो कम होती रहेगी। समझिएगा कैसे, देखिए अगर मैं इस नंबर 3 और नंबर 4 जो अक्षांशीय रेखा है इसके बीच की डिस्टेंस को देखूं तो आप देख सकते हो ये डिस्टेंस हर जगह समान मिलेगी आपको, हर जगह, चाहे आप कहीं भी ले लीजिए। ठीक है जी, यहां भी समान मिलेगी, यहां भी समान मिलेगी, यहां भी समान मिलेगी। ठीक है, बढ़ तो और घट तो नहीं रही है, हर जगह समान मिलेगी। अक्षांशीय रेखाओं की पहचान है ये। देशांतरीय रेखाओं की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए, देशांतरीय रेखाएं, अगर मैं नंबर 1 और नंबर 1 जो मैंने ली है, नंबर 1 रेखा की बात करूं तो मैं इन दोनों रेखाओं की बात करूं तो देखिए यहां पे ये इतनी बड़ी डिस्टेंस है, ये देखिए मेरा मार्कर भी चलते हुए देख रहे होंगे, जैसे जैसे मैं ध्रुवों की ओर बढ़ रहा हूं वैसे वैसे मार्कर कम चल रहा है, देख रहे हैं आप। अभी जो मैंने पॉइंट बताया था कि देशांतरीय रेखाओं की दूरी ध्रुवों की ओर घटती रहती है, ये देखिए इस डायग्राम से पूरी तरीके से समझ गए होंगे आप लोग। देखिए अक्षांशीय रेखा यहां भी समान है दूरी, यहां भी समान, यहां भी समान, यहां भी समान, हर जगह समान है। देशांतरीय रेखाएं जो है ना, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये ध्रुवों की ओर आ रही है और घट रही है। समझ में आ रहा है ना? ध्यान रखिएगा, समझ में आ रहा है? चलिए, और जो देशांतर रेखाएं हैं जैसे जैसे ये ध्रुवों की ओर, ये दो रेखाओं की अगर मैं बात करूं, देखो जैसे जैसे ये रेखाएं ध्रुवों की ओर, इसकी ओर बढ़ रही है, इसकी ओर बढ़ रही है, ये भी इसकी ओर बढ़ रही है, तो दो रेखाओं की क्या हो रही है, देखो डिस्टेंस क्या हो रही है, कम हो रही है। जैसे जैसे ध्रुवों से दूर जाएंगी वैसे वैसे क्या होगा, वैसे 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 क्या होगा, बढ़ती जाएगी दूरी। लेकिन जब ध्रुवों पर आएंगी, ध्रुवों पर आते 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 कम होती जाएगी दूरी, ये ध्यान रखिएगा। ये अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाएं क्या होती हैं, अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए
उतार लिया होगा, नोट कर लिया होगा और स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार, इसको रफ कर देता हूं मैं। चलिए अभी इसमें इतना ही समझाएंगे, क्योंकि अगर ज्यादा समझाएंगे फिर समझ में नहीं आएगा। मैंने बताया था धीरे धीरे कदमों को बढ़ाएंगे और एक दिन यूपीएससी को अपने पास खींच लाएंगे। समझ में आ रहा? एक साथ खरगोश चाल नहीं चलेंगे अपन लोग। चलिए अब बात करते हैं हम कर्क रेखा की। ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा की। कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा। इसको हम इंग्लिश में या हिंदी में और मैं बताऊं दूसरा नाम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। उत्तरी अक्षांश, समझ में आया? क्यों बोलते हैं अभी उसके बारे में मैं बताऊंगा। उत्तरी अक्षांश क्यों बोलते हैं? अंग्रेजी की बात करूं तो इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कैंसर का नाम बहुत बुरा है। कृपया बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, पान मसाला, मदिरा इन सबसे दूर रहें। कैंसर जैसी घातक बीमारियां होती हैं। चलिए अब मैं बात करता हूं कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या करती है? फिर मैं एक बार उठा रहा हूं ग्लोब को हाथ में। हम भारत की तरफ चलते हैं, घुमाते घुमाते ये रहा हमारा भारत। इसको रफ कर लेता हूं मैं। चलिए देखिए, अगर ये आप देख रहे होंगे तो इसमें विषुवत रेखा से ऊपर बहुत सारे देश हैं। समझ में आ रहा है? जैसे ईरान है, रूस है, चीन है, नेपाल है, भारत है, बहुत सारे देश हैं। ठीक है, अब देखिए कर्क रेखा क्या होती है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच होकर गुजरती है। मैं फिर बता दे रहा हूं, कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच, भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। मध्य से गुजरती है। ध्यान रखिएगा, मैंने विषुवतीय रेखा या भूमध्य रेखा में मैंने लगभग शब्द को यूज नहीं करा। मैंने भारत के केस में लगभग वर्ड यूज करा है, क्योंकि पूरी तरीके से दो भागों में नहीं बांटती है भारत को, है ना, लगभग बांटती है। मतलब लगभग का मतलब अगर एक पॉइंट, अगर एक दशमलव में भी गुंजाइश है तो भी उसको लगभग लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, लगभग भागों में काटती है, पूरी तरीके से दो भागों में नहीं काटती, लगभग। ठीक है, अब बात आती है, अब देखो ये 8 राज्यों से होके भी गुजरती है कर्क रेखा, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि अगर मैं, ये एक रास्ता है, ये सपोज एक रास्ता है, ये सड़क है कोई, और मैं यहां से साइकिल को लेकर आ रहा हूं, है ना। मान लीजिए ये मेरी साइकिल है, ये मेरी साइकिल है, ठीक है। ये मैं इधर की साइड लेके, ये रास्ता है, ध्यान रखिएगा, ये रास्ता है। अब मैं जब इसको एक सीध में लेकर जाऊंगा, उसी लाइन पर लेकर जाऊंगा, तो अब इसके नीचे कुछ चींटियां भी आएंगी, कुछ पत्ते भी आएंगे, है ना, कुछ और भी चीजें आ सकती हैं। हो सकता है कोई कुछ भी चीज आ जाए, कोई पेड़ पौधा, कोई कीट आ जाए, तो क्या होगा, वो ये जो साइकिल है उनसे होके गुजरेगी ना। समझ में आ रहा है? सिर्फ समझाने के तरीके से बता रहा हूं मैं। समझ में आया? तो ऐसे ही क्या है, जो हमारी कर्क रेखा है 8 राज्यों से होके गुजरती है। भारत के
8 राज्य से होकर गुजरती है। एक यामोत्तर रेखा भी है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ध्यान रखिएगा। एक यामोत्तर रेखा भी है, यामोत्तर रेखा, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लोगों को, बच्चों को नहीं पता होता किसे कहते हैं, कर्क रेखा तक ही सीमित रह जाते हैं, मकर रेखा तक, यामोत्तर का नहीं पता होता। यामोत्तर के बारे में बताएंगे। ये रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ध्यान रखिएगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, कर्क रेखा 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये जो 23 डिग्री है ये इस स्केल से हम मेजर करते हैं, स्केल की हेल्प से हम इसको निकालते हैं। 23 डिग्री, जीरो से लेके ऊपर तक 10-10 के खाने बने हुए हैं अक्षांशों के रूप में, डिग्री के रूप में 90 तक जा रहा है, और फिर उस जीरो से लेके फिर इस दक्षिणी ध्रुव तक फिर 90 तक जा रहा है। अब ये जो हमारा जो कर्क रेखा है 23 डिग्री, 23.5 डिग्री, हम इसको क्यों बोल रहे हैं 23.5 डिग्री? हम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि स्केल जो ये कर्क रेखा हमारी भारत को लगभग 2 भागों से बांट रही है, वो रेखा अगर हम स्केलिंग देखेंगे तो इस वाले स्केल पे 23.5 डिग्री बैठेगा, 23.5 डिग्री बैठेगा। उससे ऊपर चलोगे तो 66.5 डिग्री भी बैठेगा। बहुत सारी रेखाएं हैं, डिस्कस करते रहेंगे धीरे धीरे। अभी जो इंपॉर्टेंट है, जो पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको समझते हैं। चलिए, भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, समझ में आया? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं, स्केल की हेल्प से हम इसको करते हैं, है ना। उत्तरी अक्षांश हम इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी के उत्तर में स्थित है, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के उत्तर गोलार्ध समझ में आया? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, तो ये समझ में आ गया आपको, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में होने की वजह से। अब बोलोगे दक्षिणी, तो 23.5 डिग्री दक्षिणी भी हम आगे बताएंगे किसे कहते हैं, समझ में आ गया? दोनों तरफ है, ध्यान रखना। अभी हम भारत के केस में बात कर रहे हैं, तो भारत के केस में क्या है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण उत्तरी अक्षांशीय कहते हैं इसको। एक और होता है, समझिएगा। अब एक शब्द आता है कि जो हमारी रेखा है, ये कर्क रेखा जो है हमारी, किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए, किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 8 राज्य हैं जी? 1 2 3 4 5 6 7 8। पहला जो है हमारा, पहला है वो हमारा गुजरात, जो सबसे इस देखा है आपने, कच्छ का पठार जो है आपका आता है ना, देखा है ना, यहां पर हमारा क्या गुजरात स्थित है। ये आपको मैप की बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, मैं तो रफली बना रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी मैंने वो काफी एक पिछले लेक्चर में चर्चा कर चुका हूं भारत के नक्शे के ऊपर, तो ध्यान रखिएगा। पहला राज्य है हमारा गुजरात, पहला राज्य गुजरात। दूसरा राज्य जो है हमारा राजस्थान, जो गुजरात के पास में ही है, राजस्थान की राजधानी जयपुर, ध्यान रखिएगा, राजस्थान। और तीसरा क्या है हमारा? मध्य प्रदेश, ध्यान रखिएगा, तीसरा मध्य प्रदेश। तीसरे राज्य मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। चौथा राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात और राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। एक और है 5वां राज्य, जिसको हम बोलते हैं झारखंड, ध्यान रखिएगा, झारखंड। और झारखंड के केस में ध्यान रखना है रांची, ध्यान रखिएगा, झारखंड की राजधानी क्या है? झारखंड की राजधानी है हमारी रांची। और उसके बाद में एक आता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। बहुत ये जनरल नॉलेज के केस में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। ये अभी मैं बताऊंगा
ये जो मैं बता रहा हूं आपको, ये इतनी इंपॉर्टेंट आपकी प्रीलिम्स और क्या नाम है मेंस राइटिंग के लिए नहीं है। इतने छोटे छोटे सवाल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जितने भी प्रश्न हैं, कर्क रेखा कितने डिग्री पर है ना, मकर रेखा कितने डिग्री पर है ना, कर्क रेखा को 23.5 डिग्री अक्षांश से उत्तरी अक्षांश क्यों कहते हैं, है ना, भारत के किन 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उनके नाम बताइए, यामोत्तर रेखा क्या है। ये सारे प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के माध्यम से। प्रीलिम्स और मेंस में आपसे ये नहीं पूछेगा। यूपीएससी इतना पागल नहीं है कि जो जिस व्यक्ति ने 2.5 साल 3 साल 10 साल मेहनत करता है यूपीएससी की, उससे ये पूछेगा बताओ जी झारखंड में रांची का क्या महत्व वो है कर्क रेखा के लिए, ये नहीं पूछेगा। ध्यान रखिएगा। एक है ये सारे जितने भी आपके मैं बता रहा हूं आज की क्लास में, ये सारे आपके इंटरव्यू के माध्यम से, लेकिन पता होना चाहिए जब आप आंसर राइटिंग लिखने बैठेंगे, जब आप मेंस आंसर राइटिंग करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं हर किसी का रोल है अपने आप में, हर टॉपिक का अपने आप में रोल है। एक आता है त्रिपुरा, त्रिपुरा, और एक आता है मिजोरम, मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। समझ में आ रहा है जी? त्रिपुरा और मिजोरम ये आपके 8 राज्य हैं जहां से हमारी कर्क रेखा होकर गुजरती है, या कर्क रेखा इन 8 राज्यों को काटती है। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड की रांची, है ना, पश्चिम बंगाल, और 7वां त्रिपुरा, और 8वां मिजोरम। और ध्यान रखिएगा एक केस और बता रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, किस राज्य किस देश को काटती है, तो ध्यान रखिएगा कर्क रेखा बांग्लादेश को काटती है। कर्क रेखा बांग्लादेश को काटती है, बांग्लादेश, कर्क रेखा बांग्लादेश को भी काटती है, बांग्लादेश से होकर गुजरती है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कर्क रेखा 8 राज्यों के साथ में किस देश को काटती है, ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको कि कर्क रेखा 8 राज्य को काटती हुई, या 7 राज्य को या 6 राज्य को काटती हुई किस देश को काटती हुई निकलती है, तो ध्यान रखिएगा बांग्लादेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बड़ा, बांग्लादेश। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। चलिए ये आपने नोट कर लिया होगा, आगे चलते हैं। कर्क रेखा के केस में हम बात कर रहे हैं, तो जो कर्क रेखा है हमारी, कर्क रेखा ने क्या किया है, कर्क रेखा ने भारत को 2 भागों में बांटा है, एक उत्तरी भारत और दूसरा दक्षिणी भारत, दूसरा दक्षिणी भारत। ध्यान रखिएगा, पहला उत्तरी भारत जहां आपका जम्मू कश्मीर हो गया, आपका उत्तराखंड हो गया, आपका चंडीगढ़ हो गया, आपका उत्तर प्रदेश हो गया, आपका, है ना, ये सारे जो सिक्किम हो गया आपका, ये जितने भी स्टेट है उत्तर भारत में पड़ेंगे। कर्क रेखा ऐसे समझिए, ये कर्क रेखा है आपकी, ये कर्क रेखा भारत से होकर जा रही है और भारत को इसने 2 भागों में बांट दिया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उत्तरी भारत और कर्क रेखा, सॉरी दक्षिणी भारत। कर्क रेखा क्या कर रही है, इसको काट रही है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। तो ध्यान रखिएगा। और दक्षिणी में क्या जाएगा आपका, दक्षिण में गोवा वाला राज्य है, केरल, तेलंगाना, ये सारे जो आपके राज्य दक्षिण में पड़ते हैं। साउथर्न बोलते हैं, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, तो यही है उत्तरी भारत दक्षिणी भारत। तो ध्यान रखिएगा, जो कर्क रेखा है आपकी उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में डिवाइड करती है, और जो हमारा उत्तरी भारत है, जो हमारा उत्तरी भारत है वो क्या है आपका, उष्ण कटिबंध, सॉरी उपोष्ण कटिबंध। उत्तरी भारत क्या है हमारा, उपोष्ण कटिबंध, उत्तरी भारत हमारा उपोष्ण कटिबंध। सब लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, उपोष्ण कटिबंध। और जो हमारा दक्षिणी वाला जो पार्ट है, दक्षिणी भारत, ये हमारा उष्ण कटिबंध,
दोनों को शब्द को ध्यान रखना, उष्ण कटिबंध, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी पूछ लेता है कि भारत का जो दक्षिणी राज्य है, दक्षिणी भाग है, वो क्या, वो उपोष्ण कटिबंध है, उष्ण कटिबंध है ना, क्या है जी, है ना। तो ऑप्शन दे देगा केवल ए, केवल बी, या बी और सी, या दोनों में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा जो दक्षिणी वाला राज्य है वो उष्ण कटिबंध राज्य है, ध्यान रखिएगा। कौन सा है? उष्ण कटिबंध। और इसका एक नाम और है कोष्ण शीतोष्ण, ध्यान रखिएगा, कोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय, कोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय, जो उपोष्ण का है, कोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम देशांतरीय रेखा, मैंने आपको बता दिया देशांतरीय रेखा क्या होती है, ठीक है। और लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, एक रेखा होती है जिसको हम बोलते हैं यामोत्तर रेखाएं। जल्दी से इन पॉइंट को उतार लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए, गर्मी बहुत हो रही है भाइयों, पानी को पीते रहिएगा सही से, ध्यान रखिएगा, पानी को सही से पीते रहिए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक मैंने अभी कुछ समय पहले डिस्कस किया था यामोत्तर रेखा, यामोत्तर रेखा बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आ जाता है। यामोत्तर रेखा देखिए, यामोत्तर रेखा क्या होती है? यामोत्तर रेखा, रेखाएं नहीं बोलेंगे, यामोत्तर रेखा बोलेंगे। ये ध्यान रखिएगा, यामोत्तर रेखा एक मानक देशांतरीय रेखा है, मानक देशांतरीय देशांतरीय रेखा है, मानक देशांतरीय रेखा है। ये पृथ्वी के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है, समझ में आया? ये 5 राज्यों से, मैंने आपको बताया था 5 राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर, 5 राज्यों से होकर, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब जल्दी से इसका पॉइंट मुझे बताइए, कौन कौन से उससे गुजरती है। ध्यान रखिएगा, 5 राज्य हैं हमारे जहां से यामोत्तर रेखा हमारी गुजरती है। सबसे पहला है हमारा उत्तर प्रदेश, जहां हम रह रहे हैं, जहां से अभी हम क्लास ले रहे हैं, उत्तर प्रदेश। जल्दी जल्दी नोट करते रहिए और रिवीजन भी करते रहिए। उत्तर प्रदेश। एक है हमारा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। एक हमारी है ओडिशा, 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 ओडिशा। एक है हमारा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और एक है हमारा मध्य प्रदेश, ध्यान रखिएगा, एक है हमारा मध्य प्रदेश। ये बड़ा कभी कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि यामोत्तर रेखा क्या है, तो ध्यान रखिएगा, यामोत्तर रेखा एक मानक देशांतरीय रेखाएं है, रेखा होती है जो क्या होती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो क्या होती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ध्यान रखिएगा, और आंध्र प्रदेश। फिर से मैं बता रहा हूं,
जो आपकी यामोत्तर रेखा है कौन कौन से 5 राज्य को काटती है? पहला आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा आपका मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और पांचवा आंध्र प्रदेश। तो ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश। चलिए ये आपने लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। चलिए भारत के विषय में और भी हम चर्चा कर रहे हैं जो मेन पॉइंट है। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेंगी आप कृषि का विकास देखेंगे, है ना, आप बहुत सारी चीजों को पढ़ेंगे, है ना, हिमालय पढ़ेंगे आप, पर्वतीय मालाओं को पढ़ेंगे आप, है ना, भौगोलिक, अभी तो बहुत सारी चीजें बची हुई हैं, अभी बहुत बड़ा सिलेबस, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, 1% भी नहीं हुआ है अभी तो सिर्फ बेसिक चीजें चल रही है। मैंने आपको पहले ही बोला था बेसिक चीजों को खत्म करते हुए ही हम आगे बढ़ेंगे, बेसिक अगर छोड़ दिया तो बेकार है। और ध्यान रखिएगा यूपीएससी के लिए सबसे पहली जो शर्त है वो है आपकी एनसीईआरटी के जितने भी आपके टॉपिक्स हैं वो सारे आपके कवर होने चाहिए, वो सारे आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। तो उसी के बेस पे, एनसीईआरटी के बेस पे ही हम सारे प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं भारत के विषय में थोड़ी सी। भारत के विषय में अगर बात करें तो जनगणना जिसको हम सेंसस बोलते हैं, ध्यान रखिएगा सेंसस जनगणना क्या होती है? जनगणना बताइए। 2 शब्दों से बना है जनगणना, जनों की गणना, कितने जन हैं, ओवरऑल कितने हैं, टोटल कितने हैं, उनमें महिलाएं कितनी हैं, है ना, उनमें पुरुष कितने हैं, उनमें बच्चे कितने हैं, शिक्षित कितने हैं, अशिक्षित कितने, सब कुछ जन की गणना करना जनगणना कहलाता है। तो 2011 के बाद जो है हमारी अभी कोई भी जनगणना नहीं हुई है। समझ में आया है? अभी खबर आई है 2024 में जनगणना होगी। 2024 में, हर 10 साल बाद होनी होती है लेकिन इस बार 2024 में होगी। और जो ये खबर फैला रहे हैं कि भारत अपनी जनसंख्या के अगर हम उस पर देखें केस में तो चीन को पीछे पछाड़ दिया है। चीन पहले नंबर पर था, अब भारत पहले नंबर पर आ गया है। ऐसी अफवाहों पर अभी ध्यान मत दीजिएगा। जब तक जनगणना का डाटा नहीं आ जाता तब तक हम किसी भी अनुमान को हवा में नहीं बता सकते। हो सकता है कि चीन से आगे हम निकल गए हो जनगणना में, लेकिन दावे के साथ कहना ये अच्छी बात नहीं है। समझ में आ रहा है? तो चीन से भारत आ गया, भारत चीन से आ गया, ऐसा अभी कोई भी डाटा नहीं आया है। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 121 करोड़ जनसंख्या थी, लगभग 121 करोड़, लगभग 121 करोड़, लगभग 121 करोड़। और अभी जो उड़ते उड़ते डाटा, एग्जैक्ट नहीं आया है, उड़ते उड़ते डाटा आया है, अनुमान है कि 145 करोड़ जनसंख्या भारत की हो गई है लगभग। मैं बता नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ जो उड़ती उड़ती खबर आ रही है सोशल मीडिया पर 140 145 का जो करोड़ का जो आंकड़ा है वो अभी बताया जा रहा है। असली आंकड़ा क्या है वो हमें पता पड़ेगा कब, जब हमारी जनगणना हो जाएगी। चलिए तो ये हमने बात करी, तो ध्यान रखिएगा अभी हम 2011 की जनगणना के विषय में ही बात कर रहे हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत चीन के बाद में दूसरा है। भारत चीन से मतलब चीन के बाद में आता है। चीन के बाद जनसंख्या में सबसे ज्यादा जनसंख्या चीन में, दूसरे नंबर पे पूरे विश्व में भारत में। तो ये ध्यान रखिएगा, समझ में आ रहा है सबको? भारत चीन के बाद दूसरा ऐसा देश है जिसकी जो जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा है।
पूरे विश्व का जो कुल हमारी जो पूरी जो जनसंख्या है हमारी 2011 के आंकड़ों के अनुसार 17.5%, ध्यान रखिएगा 17.5% ये क्या करता है, कुल जनसंख्या का जितनी भी जनसंख्या है उसका 17.5% जो है वो भारत की जनसंख्या आती है। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है, कुल जनसंख्या जितनी है विश्व की उसका 17.5% भारत की तरफ से आता है, भारत का योगदान है। ध्यान रखिएगा 17.5% जनता को पैदा करने में भारत का योगदान है। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सातवां बड़ा देश है। ध्यान रखिएगा सातवां बड़ा देश है। मैंने उस दिन चर्चा करी थी जिसमें आपके 7 राज्य 7 देश आ रहे थे, जिनमें हमारा रूस भी था, जिनमें हमारा चीन था, है ना, जिनमें हमारा ब्राजील भी कनाडा भी था हमारा, है ना, जिनमें आपका संयुक्त राज्य अमेरिका भी था, जिसमें हमारा ब्राजील भी था, है ना, जिसमें हमारा ऑस्ट्रेलिया भी था, है ना, और 7वें नंबर पे हमारा भारत था। तो ध्यान रखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 जो देश हैं ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के टॉप 7 देश हैं। ध्यान रखिएगा रूस, चीन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। समझ में आ रहा है? तो ये बात आप थोड़ा सा सही से याद कर लीजिएगा, ये मैं कई बार प्रश्न बता चुका हूं, तो समझ में आ रहा है सभी को। अब जो क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, जो भारत का जो क्षेत्रफल है, जो भारत का क्षेत्र बोलेंगे सर जब 7वें नंबर पे है तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल हमारा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर, सब वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और उस दिन मैंने आपको एक पॉइंट भी बताया था, पूर्व से पश्चिम की बिंदु से गौरमोता, इंदिरा पॉइंट से इंदिरा कॉल, कन्याकुमारी जो मुख्य पृष्ठभूमि का पॉइंट था, वो मैंने आपको बताया था कि पूर्व से पश्चिम कितनी लंबाई है और उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई है। समझ में आ रहा है? तो पूर्व से पश्चिम कितनी लंबाई है हमारी? पूर्व से पश्चिम हमारी 2,993 2933 किलोमीटर है, सॉरी 2933 किलोमीटर, 33 किलोमीटर। ये कहां है हमारी? उत्तर से दक्षिण जो है हमारी उसकी ये है। और पूरब से पश्चिम हमारी है, सॉरी क्या नाम है, मैं थोड़ा आंकड़ा भूल रहा हूं, 3214 है हमारी, 3214 है किलोमीटर है हमारी उत्तर से दक्षिण, सॉरी माफ कीजिएगा, ये हमारा उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है और ये हमारी पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है। मैंने बताया था आपको पूरब में कौन सा पॉइंट है हमारा? किबिधु पॉइंट है हमारा। पश्चिम में कौन सा पॉइंट है हमारा? जो भारत का पॉइंट है वो हमारा कौन सा है? मुख्य पृष्ठभूमि का जो पॉइंट है वो हमारा है गौरमोता, है ना। और
या गुहार मोता या गौर मोता, ये है ना। और जो हमारा दक्षिण में है वो इंदिरा पॉइंट, और जो उत्तर में है वो इंदिरा कॉल। मुख्य पृष्ठभूमि का दक्षिणी पॉइंट है वो कन्याकुमारी। हमने ये डिस्कस करा था। अगर हम उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है, अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो 281 किलोमीटर आएगा। ध्यान रखिएगा। तो ऐसा कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है, पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो उत्तर से दक्षिण की जो भारतीय लंबाई है वो कितनी कम या ज्यादा है। तो ध्यान रखिएगा 281। अगर पूर्व की पश्चिम की लंबाई पूछे इसकी कंपेयर में तो 281 किलोमीटर कम है। अगर उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछे तो उससे पूर्व से पश्चिम की उससे ज्यादा है 281 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा। और जो भारत है हमारा, एक पॉइंट बड़ा ध्यान रखिएगा, जो हमारा भारत है वो स्थलीय सीमा का, कुल स्थलीय सीमा का, पूरे विश्व में जितने भी स्थलीय इलाके हैं, स्थलीय मतलब जहां रहने वाली व्यवस्था है, स्थलीय सीमा का कितना, स्थलीय सीमा का, विश्व की स्थलीय सीमा का 2.4% किसका भारत है, वो भारत का पार्ट है। किसका पार्ट है, भारत का। पूरे विश्व की स्थलीय सीमा का 2.4 हमारा किसका पार्ट है, भारत का पार्ट है। ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भारत के केस में ही कि भारत की जो स्थलीय सीमा है ना, और जो भारत की तटीय सीमा, दो चीज आप लोगों ने पढ़ी होंगी एनसीईआरटी में कि स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा और तटीय सीमा, तटीय सीमा। तो दोनों में ये आता है कि दोनों की कुल लंबाई कितनी है। अब जैसे आपने भारत के केस में अगर आपने बात करी होगी, है ना, तो आपने ये सब कुछ इस तरीके से देखा होगा, है ना। तो भारत की जो ये वाली जो यहाँ पे तो देखो, ये तो ये वाला सारा इलाका जो है क्या है, ये सारा स्थलीय इलाका है। यहाँ से क्या हो जाता है, ये वाला तो सारा स्थलीय इलाका है ना, कहीं चीन है, कहीं भूटान है, कहीं वो है, कहीं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सारे हैं। तो स्थलीय सीमा इसको बोलेंगे। और जो हमारी पानी वाला जो इलाका है, जो आपने इस तरीके से देखा होगा, जो एक अंतरीप का रूप ले रखा है, संग्रह भाग पानी की तरफ, समुद्र की तरफ, है ना, वो हमारी तटीय सीमा हो गई। तो ध्यान रखिएगा, तटीय सीमा की जो लंबाई है हमारी, वो सॉरी स्थलीय सीमा की लंबाई वो हमारी है 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की जो लंबाई है हमारी 15,200 किलोमीटर। और जो हमारी तटीय इसकी लंबाई है वो है हमारी 6100 किलोमीटर। जो तटीय सीमा की लंबाई है वो है हमारी 6100 किलोमीटर। और इसमें ध्यान रखिएगा, जब तटीय स्थलीय सीमा की बात कर देते हैं, सॉरी तटीय सीमा की बात कर देते हैं, तो जो हमारा गुजरात है, जो हमारा गुजरात है, गुजरात की सबसे लंबी सीमा, गुजरात की सबसे बड़ी, गुजरात की सबसे बड़ी सीमा है। तटीय सीमा जो है, कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि जो हमारी भारत की तटीय सीमा की जो लंबाई है 6100, उसमें सबसे बड़ी जो तटीय सीमा है वो किस राज्य की है। तो ध्यान रखिएगा गुजरात, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा गुजरात। समझ में आ रहा है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मैं इस तटीय सीमा में ही अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के द्वीप समूह को मिला दूं, अगर मैं अंडमान और निकोबार तटीय सीमा की बात कर रहा हूं मैं, अगर मैं प्लस, यहां पे मैं प्लस लिख देता हूं, इसमें प्लस, प्लस का मतलब इसमें ऐड कर दिया जाए, तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह, लक्षद्वीप
द्वीप समूह। अगर मैं इसकी लंबाई भी इसमें ऐड कर दूं तो ये 6100 की जगह हो जाएगी 7516.6 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, अगर मैं अंडमान निकोबार में लक्षद्वीप द्वीप समूह की लंबाई को तटीय सीमा में मिला देता हूं तो इस तटीय सीमा की लंबाई 6100 से बढ़कर 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। अब प्रश्न आता है कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह जो है इसकी लंबाई कितनी है, तो सिंपल तरीका है 7516.6 में से आप 6100 की लंबाई घटा दीजिए, वो जो बचेगा वो आपका अंडमान निकोबार की आपकी और लक्षद्वीप की क्या आ जाएगी, आपकी लंबाई आ जाएगी। तो बड़े ध्यान रखिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उतार लीजिए जल्दी से। बहुत दो पॉइंट मैं आपको उतरवा रहा हूं, नोट करा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं प्रायद्वीप। भारत के केस में प्रायद्वीप किसे कहते हैं, एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, भौगोलिक विषय में आपने पढ़ा होगा प्रायद्वीप। दो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, दो शब्द मैं आपको बता रहा हूं। एक होता है शब्द आपका प्रायद्वीप, एक शब्द होता है आपका अंतरीप। दोनों शब्दों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बच्चे गलत कर देते हैं यहां पे। प्रायद्वीप और अंतरीप। प्रायद्वीप वो भारत का वह भाग होता है, आपने देखा ये आपका गुजरात वाला जो पार्ट है ना, ये वाला गुजरात, यहाँ वाला जो पार्ट है ना, मैं मतलब ये वाला, इससे हमें मतलब नहीं है, हमें इस वाले से मतलब है, समझाने के लिए इस वाले जो आपका समुद्री इलाका है, हिंद महासागर है, ध्यान रखिएगा। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ना, मैं अंदर की तरफ का बात कर रहा हूँ भाई, अभी ध्यान रखिएगा। ऐसी अवस्था या ऐसा आकार जो तीनों तरफ से क्या हो, जल से घिरा हुआ हो, जो तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ हो, वह क्या कहलाता है, वह प्रायद्वीप कहलाता है। अगर मैं इधर बात करूं तो पूर्वी सागर, अगर मैं इधर बात करूं पश्चिमी सागर, है ना, और अगर मैं इधर बात करूं तो दक्षिणी महासागर, है ना, और जहां पे आपका हिंद महासागर भी है। तो ये एक साइड, दो साइड और ये तीन साइड, तो तीन साइड क्या है, पानी से घिरी हुई है, और जो जिसकी तीन साइड पानी से घिरी हुई होती है उसको हम प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, उसको हम प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं, प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। अब ध्यान रखिएगा, अब दूसरा शब्द आता है इसी में, इसी से समझिएगा। अब दूसरा शब्द आता है कि अंतरीप क्या होता है। अंतरीप क्या होता है जी, अंतरीप हमारा वो होता है कि वह सकरा भाग की समुद्र की ओर मुख्य स्थलीय भाग का निकला हुआ भाग, समुद्र की ओर। देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे क्या है, ये सारा हमारा क्या है, ये सारा हमारा समुद्र है, सबको पता होगा, हिंद महासागर, अंडमान निकोबार जो भी हमारा है ना, यहाँ सब मतलब कहने का अर्थ पानी है यहाँ पे सब में, तो पानी है यहाँ पे। तो स्थलीय सीमा का वह निकला हुआ भाग, निकला हुआ नहीं, समुद्र की ओर निकला हुआ भाग जो क्या होता है, जो नुकीला होता है। स्थलीय सीमा का वह सकरा और समुद्र की ओर निकला हुआ, समुद्र की ओर निकला हुआ, समुद्र की ओर निकला हुआ वह भाग जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, वो क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है अंतरीप। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे अंतरीप, इसको हम क्या बोलेंगे, अंतरीप, इसको क्या बोलेंगे, अंतरीप। समझ में आया दोनों में डिफरेंस। अब बहुत से स्टूडेंट तो यहाँ पे वो हो गए होंगे कंफ्यूज, इसे दोनों में डिफरेंस समझ में नहीं आया, तो ध्यान रखिएगा। पर फिर बता रहा हूँ, प्रायद्वीप जो है हमारा, प्रायद्वीप हमारा स्थलीय सीमा का वह भाग जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, उसको हम कहते हैं क्या, प्रायद्वीप। और स्थलीय सीमा का समुद्र की तरफ वह सकरा और निकला हुआ भाग जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, वह अंतरीप कहलाता है।
समझ में आया? तो प्रायद्वीप और अंतरीप में आप अंतर समझ गए होंगे। समझ में आया? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ये सबको समझ में आ गया। अब अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे, आज हम इस क्लास को यहीं समाप्त कर देते हैं, क्योंकि कल से हमारा जो टॉपिक शुरू होने वाला है वो थोड़ा अलग शुरू होने वाला है। अगर मैं उसको अभी चालू कर दूंगा तो आज का टॉपिक थोड़ा सा उस टॉपिक से अलग हो जाएगा, इसलिए मैं अगली क्लास में जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारा रहेगा, हमारा भारत व पड़ोसी देश। भारत व पड़ोसी देश, भारत व पड़ोसी देश। और दूसरा टॉपिक हम करेंगे कि भारत के राज्यों का पुनर्गठन, भारत के राज्यों का पुनर्गठन। इसी में सब कुछ दिया हुआ है, कौन सा राज्य कब पुनर्गठित हुआ, कौन सी तारीख को, किस महीने में पुनर्गठन हुआ, जिसका सब कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो अगली क्लास में इन टॉपिक के साथ में हम भारत के भौगोलिक विस्तार को हम एक अंतिम रूप दे देंगे, जिसमें हम सब कुछ पढ़ेंगे, भारत के सभी पड़ोसी देश पढ़ेंगे, जैसे बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, चीन हो गया, नेपाल, पाकिस्तान, है ना, ये सब हम पढ़ेंगे। उनकी क्या जलीय सीमा जो है ना, कि कितनी लंबाई है सीमाओं की उन देशों की, है ना, वो सब हम पढ़ेंगे। नॉटिकल मील पढ़ेंगे, जो भारत के जलीय क्षेत्र हैं, जो जलीय सीमाएं हैं, जैसे प्रादेशिक सीमा हो गया, संलग्न सीमा हो गया, है ना, संलग्न सीमा हो गया, अनन्य आर्थिक क्षेत्र हो गए। नॉटिकल मील के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि कितना नॉटिकल मील होता है, उस मतलब कितनी नॉटिकल मील डिस्टेंस होती है किस सीमा से किस सीमा तक, वो सब हम पढ़ेंगे। और उसके बाद में भारत एक संक्षिप्त परिचय, भारत एक संक्षिप्त परिचय, मतलब जो इन 3 क्लासों में पढ़ाया गया है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कहां से प्रश्न बन सकते हैं, कहां से प्रश्नों की संभावना है, एक प्रश्न बोलेंगे, एक प्रश्न का उत्तर देते हुए चलेंगे, हर एक प्रश्न को कवर करेंगे भारत की दृष्टि से, ठीक है। तो अगली क्लास में हम ये तीनों पॉइंट को कवर करते हुए क्लास को भारत का जो भौगोलिक विस्तार है ना, उसको हम अंतिम रूप दे देंगे। तो ये वाली क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ध्यान रखिएगा, सबसे मेरा अनुरोध है, जितने भी भाई बहन, जितने भी स्टूडेंट क्लास देख रहे हैं, कि इस वाली क्लास को देखने से पहले या इस वाली क्लास में आने से पहले जो मेरी 2 क्लासें हैं, जो मेरी 3 क्लासें हैं, उन तीनों क्लासों को कृपया अच्छे से देखें, अच्छे से समझें, उसमें क्या कहना चाह रहा है यूपीएससी, भारत का जो भौगोलिक विस्तार है वो क्या है, किस तरीके का है ना। तो उन तीनों क्लासों को अच्छे से समझ के तब इस क्लास में आइएगा, अन्यथा कोई भी क्या बोलते हैं, आपका कोई बेनिफिट नहीं होगा, आप एकदम आपके सिर से जाएगा उस क्लास में। जब मैं पढ़ाऊंगा भारत एक संक्षिप्त परिचय, है ना, जब मैं इसमें भारत के राज्यों का पुनर्गठन के बारे में, कर्क रेखा को भी लेके चलेंगे, मकर रेखा को भी लेके चलेंगे, है ना, मकर रेखा किस किस राज्यों को काटती है, सब लेके चलेंगे, भारत के पड़ोसी देश सब कुछ देख के चलेंगे। तो जब इन बातों पे चर्चा होगी तो आपको एकदम फ्रेश समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए पिछली जो 2 क्लास है मेरी, जो 3 क्लास हैं सिलेबस सही, उन सबको देख के जरूर आइएगा, तभी इस क्लास का फायदा होगा। तो इसी क्लास के साथ में आज मैं इस क्लास को समाप्त कर रहा हूं, और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से अपनी स्टडी को निरंतर जारी रखेंगे। एक मुकाम हासिल करना है यूपीएससी क्रैक करके, आज से अपना लक्ष्य बना लीजिए कि हम इस यूपीएससी को अपना बना के रहेंगे, लबासना जाके रहेंगे। समझ में आया? लबासना जब तक नहीं जाएंगे, जब तक हम उम्मीद नहीं तोड़ेंगे। फेल और पास तो आता रहेगा लाइफ में, लेकिन हम कभी भी उम्मीद को नहीं तोड़ेंगे। एक पॉजिटिव व्यक्ति की तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे, कितनी ही कठिनाई आए उन सारी कठिनाइयों से आगे बढ़ेंगे और अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। तो
इसी उम्मीद के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, और आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि कृपया जो वीडियोस हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे उन लोगों का भी फ़ायदा हो सके जो लोग ऑनलाइन कोचिंग्स या पढ़ाई के लिए जिनके पास साधन नहीं है ना, तो जो आर्थिक स्थिति जिनकी खराब है या उस क्षमता में नहीं है, तो उन सब तक ये मटेरियल पहुंच सके। और लाइक कीजिए, और अगर आपका कोई भी कमेंट, अगर कोई भी आपका डाउट है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर आपका ऐसा कोई भी टॉपिक है जो आप पढ़ना चाहते हैं, है ना, चाहे वो पॉलिटी से रिलेटेड है, चाहे आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड है, चाहे हिस्ट्री से रिलेटेड है, चाहे आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, अर्थशास्त्र से रिलेटेड है, सब कुछ बताइए। आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, हम उसी पर वीडियो बनाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, हम इन सारी चीज़ों जो कंटिन्यूटी हमारी क्लास में चल रही है उसको हम नहीं तोड़ेंगे। चाहे हमें जो कमेंट में जो हमारे टॉपिक्स आएंगे उनके लिए हमें एक एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ जाए, लेकिन हम इनकी जो क्लास की कंटिन्यूटी है उसको हम नहीं तोड़ेंगे। समझ में आ रहा है सभी को? सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को, जिससे कि हमारी जो अपडेट्स हैं लेक्चर्स की वो आपको निरंतर मिलती रहे, डेली मिलती रहे, और आप अच्छे से तैयारी कीजिए। तो यही मेरी आशा है, यही आपसे रिक्वेस्ट है। तो इसी के साथ में मैं राजीव आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।